हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम अपना जो PYQs का हमने पूरी एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी उसका हमने पहला लेक्चर लिया था, जिसमें हमने 2024 के पेपर के फर्स्ट 1 to 25 क्वेश्चन किए थे। आज हम अपने इस वीडियो में 26 से स्टार्ट करेंगे और 50 तक जाएंगे, यानी इस वीडियो में भी हम 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं 26 से। Which of the following is correct sequence of phases of biotic succession? अच्छा, इसमें बायोटिक सक्सेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो सक्सेशन है इसके ऊपर और भी अगर आप PYQs देखोगे तो पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, 24 के पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आगे के पेपर में भी सक्सेशन के ऊपर जो है क्वेश्चन आते रहेंगे। तो अच्छा होगा कि हम इस पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर कर लें। तो हम पूरा सक्सेशन का टॉपिक ही यहाँ पे कवर करेंगे। देखते हैं, बायोटिक या फिर इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन बोला जाता है। क्या होता है ये? द प्रोसेस बाय विच एन इकोसिस्टम चेंजेस एंड डेवलप्स ओवर टाइम। वो प्रोसेस जिससे एक इकोसिस्टम जो है हमारा चेंज होता है और समय के साथ, टाइम के साथ आगे चल करके डेवलप करता है। अब इसके लिए आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम बेसिकली आपने अपनी एनवायरनमेंट के उसमें लेक्चर्स में पढ़ा होगा कि एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल ऑफ द लिविंग थिंग्स, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ऑर्गेनिजम्स हो गए। ये प्लांट्स हो गए, ये एनिमल्स हो गए। इन अ गिवन एरिया, ये कोई एक एरिया है, इसमें ये प्लांट्स रह रहे हैं, ये एनिमल्स रह रहे हैं, इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट्स। और ये जो प्लांट्स हैं, ये एनिमल्स हैं, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्लस अपनी सराउंडिंग के साथ भी ये कुछ ना कुछ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब ये सन है, इस सन से जो है इन ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिल रही है, तो ये एक तरह का क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गया। तो एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स लिविंग प्लस नॉन लिविंग बोथ। इसमें हमारे प्लांट्स, एनिमल भी आ गए, प्लस वेदर, अर्थ, सन, सॉइल, क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर, यानी कि नॉन लिविंग चीज़ें भी आ गई। एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल ऑफ द लिविंग थिंग्स इन अ गिवन एरिया, इंटरैक्टिंग विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट्स। अब इस इकोसिस्टम की जो स्टडी हम लोग करते हैं उसी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। तो समझ में आ गया इकोसिस्टम क्या होता है और इकोलॉजी क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी इकोसिस्टम में जो समय के साथ चेंजेस आते हैं, वो समय के साथ धीरे धीरे डेवलप करता जाता है, उसी को हम बायोटिक या फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रिप्लेसमेंट होता है किस चीज़ का, एक स्पीशीज के द्वारा दूसरी स्पीशीज का, रिप्लेसमेंट ऑफ वन स्पीशीज टू अनदर। इट इज बेस्ड ऑन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो भी चीज़ बेस्ट ट्रेड्स के साथ होगी, जिसके भी पास बेस्ट ट्रेड्स होंगे, ट्रेड्स मतलब कि आपकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या ट्रेड्स हैं, क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं आपकी, बेस्ट चीज़ें जिसके पास होंगी वही व्यक्ति सरवाइव करेगा। तो ये जो हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। नेक्स्ट उसके अलावा इसी को बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का मतलब हुआ कि जो नेचर ने किन ऑर्गेनिजम्स को बेस्ट चीज़ों के साथ भेजा है कि वो अपने एनवायरनमेंट में अच्छे से सेटल डाउन हो पाए। तो नेचर ने किसको बेस्ट ट्रेड्स के साथ सेलेक्ट किया है, इसी पे डिपेंड करता है क्या हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑलवेज इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये क्या होता है, जो हमारा सक्सेशन होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ये एक ही दिशा में आगे बढ़ता है। जैसे कि ग्रास बनेगी, ग्रास से श्रब बनेगी और श्रब से ट्री बनेगा।
क्या ऐसा हो सकता है कि ये इस डायरेक्शन में श्रब से ट्री बन रहा है तो फिर ट्री से श्रब भी बन जाए? ऐसा तो नहीं होता है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, इट इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर। अब जाहिर सी बात है कि ग्रास से श्रब बनेगा, अब ग्रासेस छोटी होती हैं, श्रब बड़े होते हैं, तो ये प्रोग्रेसिव होना ही तो बोलेंगे इसको। फिर श्रब से ट्री बनते हैं तो ट्री और भी बड़े होते हैं, तो इसको प्रोग्रेसिव होना ही बोलेंगे, तो इट इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर। सिंपल इसमें नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि सिंपल स्पीशीज से कॉम्प्लेक्स स्पीशीज बोलती हैं। सिंपल है, अब ग्रास हुई हमारी छोटी छोटी होती है तो हम इसको सिंपल बोल सकते हैं। फिर ग्रास से बनती है श्रब, तो श्रब थोड़ी और भयंकर होती है, तो वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई किसके कंपैरिजन में? ग्रास के कंपैरिजन में। फिर श्रब के बाद ट्री बन रहा है, तो जो ट्री है वो श्रब से भी ज़्यादा भयंकर है, तो ट्री क्या हो गया? श्रब से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पहले आती है सिंपल स्पीशीज, उसके बाद आती है कॉम्प्लेक्स स्पीशीज। नेक्स्ट, अब जो सबसे पहली स्पीशीज बनती है उसको हम बोलते हैं पाइनियर स्पीशीज। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, ब्लू कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले बनती है उसको हम पाइनियर स्पीशीज बोलते हैं, उसके बाद जो बीच में बनती है उसको हम सीरियल स्पीशीज कहते हैं। तो फिर जब सब जो स्पीशीज सबसे लास्ट में बनती है उसको हम क्लाइमैक्स स्पीशीज कहते हैं। अब जरा देखते हैं कि पाइनियर स्पीशीज क्या क्या होती हैं। ये पहली होती हैं जो कि किसी भी एरिया को कोलोनाइज करती है, मतलब कोई भी एक खाली जगह है तो वहाँ पर सबसे पहले आने वाली स्पीशीज को पाइनियर स्पीशीज कहेंगे। दिस इज फर्स्ट टू कोलोनाइज अ एरिया। ग्रो ऑन बेयर रॉक्स, ये जो खाली रॉक्स होती है ना, नंगी नंगी चट्टानें, उनके ऊपर हमारी पाइनियर स्पीशीज प्रोड्यूस होती हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, वीड्स हो गया, मॉस, लाइकेंस, रोडोडेंड्रॉन्स, ये सब क्या हो गई? हमारी पाइनियर स्पीशीज। सबसे पहले यही आती है किसी बेयर रॉक के ऊपर। विथ एवरी लेवल ऑफ सब्सिक्वेंट सक्सेशन, हर एक लेवल से जब आप दूसरे लेवल पर जाते हो, किस में? सक्सेशन में। सक्सेशन में आप जब एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाते हो तो क्या होता है? जो प्रोडक्टिविटी होती है इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रास से जब श्रब जाएगा, श्रब से जब ट्री जाएगा, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। इनके आसपास होने वाली जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंक्रीज करेगी साथ ही साथ, प्लस न्यूट्रिएंट्स गेट्स रिच इन अपर लेयर ऑफ सॉइल। जो अपर लेयर ऑफ सॉइल होती है वो धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स में भी रिच होती जाती है। धीरे धीरे क्या होता है कि जो फूड वेब इन लोगों का होता है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब यहाँ पे कम लोग होंगे, यहाँ पे उससे भी ज़्यादा लोग होंगे, यहाँ पे उससे भी ज़्यादा लोग होंगे, तो धीरे धीरे जो है फूड वेब हमारा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। प्लस लाइफ स्पैन जो होता है स्पीशीज का वो भी धीरे धीरे इंक्रीज करता जाता है। अब ग्रास से ज़्यादा लाइफ स्पैन श्रब का होगा, श्रब से ज़्यादा लाइफ स्पैन ट्री का होगा। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पाइनियर स्पीशीज हो गई, क्लाइमेक्स स्पीशीज के बारे में देखते हैं। क्लाइमेक्स स्पीशीज जो होती है वो फाइनल स्टेज होता है, ये मल्टी सेलुलर होती है। अब जब हमारा जो पाइनियर स्पीशीज है वो सिंगल सेल होता है, तो हमारी जो क्लाइमेक्स होगी जाहिर सी बात है वो मल्टी सेलुलर होगी। ये मैच्योर होती है भाई, आगे की स्टेज की हो तो मैच्योर तो होगी ही होगी, प्लस इनकी लॉन्ग लाइफ होती है, ये हम ऊपर भी देख चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ हमने ऊपर क्या पढ़ लिया, पहले एक बार रिवाइज करते हैं थोड़ा। हमने ऊपर पढ़ लिया कि बायोटिक और इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है, ये किस पर बेस्ड होता है। फिर हमने पढ़ा कि जो है पाइनियर स्पीशीज़ होती है, सीरियल स्पीशीज़ होती है और क्लाइमेक्स स्पीशीज़ होती है। पाइनियर के हमने एग्जांपल्स पढ़े, फिर हमने कहा कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने पे क्या क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि क्लाइमेक्स स्पीशीज़ क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सक्सेशन क्या है। अब टाइप्स ऑफ सक्सेशन में देखिए, तो एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। जब किसी भी जगह पर पहली बार लाइफ एग्जिस्ट करती है तो उसको प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं, और जब किसी जगह पर एक बार लाइफ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुकी है और फिर वहाँ पे सब कुछ तबाह हो गया,
और फिर उसके बाद दोबारा उसी जगह पर लाइफ जब आती है तो उसको सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। देख लेते हैं क्या लिखा है। एट अ प्लेस वेयर नो लाइफ अकर्ड अर्लियर, ऐसी जगह जहाँ पे पहले कभी लाइफ नहीं थी और अब लाइफ आ गई तो उसको हम प्राइमरी सक्सेशन बोलेंगे। जैसे कि बेयरलैंड पर, रॉक्स पर न्यूली फॉर्म्ड वॉल्केनो आइसलैंड, मान लो वॉल्केनो फटा कोई आइसलैंड बन गया, तो वहाँ पे पहले तो कुछ था नहीं, अब लाइफ एग्जिस्ट करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेशन। न्यूली फॉर्म्ड विद डेल्टाज एस्चुरीज, अब कोई डेल्टा नया बन गया नदियों के द्वारा, एस्चुरी बन गई और वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करने लगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेशन। पानी पी लेती हूँ। देन देखते हैं सेकेंडरी सक्सेशन में क्या लिखा हुआ है। इट अकर्स ड्यू टू पार्शियल और कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कम्युनिटी, मान लो किसी जगह पर पहले से एक पार्शियल या फिर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, पहले से एग्जिस्ट कर रही किसी जगह पर जहाँ पर की लाइफ थी, वहाँ पर या तो थोड़ी जगह नष्ट हो जाए या तो पूरी जगह नष्ट हो जाए, उसके बाद दोबारा लाइफ आए तो वहाँ पर क्या होगा, सेकेंडरी सक्सेशन। जाहिर सी बात है कि ये जो है प्राइमरी से ज़्यादा फास्ट होगा, क्यों, किसी चीज़ को किसी नई चीज़ को बनने में ज़्यादा समय लगता है और कोई चीज़ जब दोबारा बन रही होती है तो उसको कम समय लगता है। इट इज़ स्लोअर, प्राइमरी वाला। अब ये तो हो गया प्राइमरी सेकेंडरी। अब इसके अलावा जो बाहर के जो एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से ये सक्सेशन होता है, उनकी बेसिस पे भी हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, किसको, सक्सेशन को। एक होता है एलोजेनिक सक्सेशन, एक होता है ऑटोजेनिक सक्सेशन। अच्छा, अब एलोजेनिक क्या होता है, आपने दवा खाई होगी एलोपैथिक वाली, तो एलोपैथिक वाली दवा जो होती है वो कुछ आप बाहर से कोई एजेंट लेते हो दवा के रूप में तो उससे आपकी बीमारी ठीक होती है, तब उसी से याद करो कि वही एलो यानी कि बाहर से आने वाला। बाय एक्सटर्नल एजेंट्स लाइक फायर, ड्रॉट, फ्लड एक्सेट्रा, इनकी वजह से जब कोई जगह नष्ट हो जाए और उसके बाद जो सक्सेशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एलोजेनिक सक्सेशन। इसका एक एग्जांपल क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं और उसके बाद फिर से जब सक्सेशन होगा तो उसे एलोजेनिक सक्सेशन कहेंगे। अब नेक्स्ट आता है ऑटोजेनिक सक्सेशन। ऑटो, ऑटो का मतलब अगर आप रिलेट करो तो ऑटो का मतलब होता है अपने आप होने वाली चीज़ें। तो ऑटोजेनिक सक्सेशन में क्या होगा, दिस इज बाय नेचुरल लिविंग इनहेबिटेंट्स ऑफ द कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी में जो नेचुरल चीज़ें लिव कर रही हैं उनका जो अपने आप सक्सेशन होता है तो उसको हम बोलेंगे ऑटोजेनिक सक्सेशन। जैसे कि ग्रास, ग्रास से बनती है प्लांट, प्लांट से बनता है ट्री, ठीक है। नेक्स्ट हमने टाइप्स पढ़ लिए सक्सेशन के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ सक्सेशन। अब पेपर में जो क्वेश्चन आया वो इसी से आया हुआ है, तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है। इट मे साउंड सिली बट लर्न करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है, उसका नाम है मिया, और मिया क्या कर रही है, रो रही है, और ये बात हम किसी को बता रहे हैं। एन मिया क्राइज, मतलब किसी से हम बता रहे हैं कि मिया जो है रो रही है। एन मिया क्राइज, CRSMEACRSN, ठीक है, एन मिया क्राइज, बस ये लाइन याद कर लो, इससे आपकी जो है फेजेस आपको याद हो जाएंगे, किसकी, सक्सेशन की। तो सक्सेशन की फेजेस क्या होती है, एन से न्यूटेशन, एम से माइग्रेशन, ई से एसेसिस, ए से एग्रीगेशन,
C से कंपटीशन, R से रिएक्शन, S से स्टेबलाइजेशन। अब इनको अलग अलग देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। अब न्यूडेशन मतलब सक्सेशन स्टार्ट्स इन अ बेयर लैंड। जब किसी नंगी चट्टान के ऊपर जो हमारा सक्सेशन स्टार्ट होता है, शुरू होता है वहाँ पर कुछ आना, तो उसको हम बोलते हैं न्यूडेशन। ठीक है, न्यूडेशन के बाद आता है माइग्रेशन। अच्छा, माइग्रेशन में रिप्रोडक्टिव बॉडीज सच एज सीड्स, जैसे कि सीड्स हो गया, स्पोर्स हो गया, प्रोपैग्यूल्स, पता नहीं क्या लिखा है, ऑफ प्लांट्स, अरे कुछ होता होगा बीज बीज टाइप्स, ऑफ प्लांट्स अराइव फ्रॉम अदर एरियाज, मतलब दूसरी दूसरी जगह से बीज वगैरह आते हैं, गिर पड़ते हैं, और फिर वहाँ पर जो है रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, माइग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेसेस। इसमें क्या होता है कि जो माइग्रेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये अपने आप को वहाँ पर क्या करते हैं, इस्टेब्लिश कर लेते हैं, जर्मिनेट करते हैं, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, तो उसको हम बोलेंगे सेसेस। ये आना हुआ और ये इस्टेब्लिश हो जाना हुआ। फिर नेक्स्ट आता है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में क्या होता है, द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कोलोनाइजिंग इंडिविजुअल। अब जो लोग आए हैं वो लोग धीरे धीरे कोलोनाइजिंग कर रहे हैं, वो फैल रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे उनका नंबर बढ़ता जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेशन। देन कंपटीशन। अब जो चीज़ें आई हैं उनके बीच में आपस में कंपटीशन हुआ और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, तो उसी को हम बोलेंगे कंपटीशन। कंपटीशन होता है किस चीज़ के लिए, कि उस एरिया का जो ऑक्सीजन है, उस एरिया का जो रिसोर्सेज है, एनर्जी है, स्पेस है, न्यूट्रिएंट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको कौन यूज़ करेगा, इसके लिए कंपटीशन होता है। तो ये हो गई कंपटीशन वाली फेज। उसके बाद आता है रिएक्शन। चेंज इन द एनवायरनमेंट कॉज्ड बाय द इनहेबिटेड ऑर्गेनिज्म। जो वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म है वो अगर कुछ चेंज ला रहे हैं तो उसको बोलते हैं रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेबलाइजेशन। अब वो लोग बस गए हैं, वहीं के एनवायरनमेंट में रम गए हैं, तो उसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन। तो ये हो गया आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन। आई होप मैंने पूरा बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब चलते हैं 27th क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, 27th क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ह्यूमिडिटी के ऊपर क्वेश्चन है। अच्छा, पहले देख लेते हैं कि ये वाला क्या था, इसका सही आंसर क्या था। हमने क्या याद किया था, एन मिया क्राइज। तो अब हमें सही से लगाना है इसको, तो इसको देख लो, एम हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा, फिर एस हो जाएगा, सिंपल। अगर आपको ये लाइन याद होती तो आप सही सही लगा लेते। चलो, नेक्स्ट टाइम अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजीली मार्क कर लोगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th, ह्यूमिडिटी के ऊपर। ह्यूमिडिटी के ऊपर भी बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है ये। उसके अलावा जो ह्यूमिडिटी क्वेश्चन का जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन अल्टरनेटिवली आप देखोगे कि एक साल पूछा जाता है, अगले साल नहीं पूछेंगे, फिर अगले साल पूछ लेंगे। तो ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि रिपीट होता है, तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लो, बेटर रहेगा। तो क्वेश्चन हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि ह्यूमिडिटी का टॉपिक है क्या। अच्छा, ह्यूमिडिटी क्या होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझो तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो आर्द्रता होती है, जो पानी होता है, जो जेल होता है, जो वाटर की वेपर होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब वाटर वेपर इन एयर वेरीज फ्रॉम 0 to 4%। तो मैक्सिमम जो वेपर होती है वो 4% तक जा सकती है, 0 से 4% तक हमारी वाटर वेपर हो सकती है बाय वॉल्यूम। ठीक है, एवरेज कितनी होती है, 2% होंगी। अच्छा, इसका मेजरमेंट, जो ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट हम किससे करते हैं, तो हाइग्रोमीटर। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी, मतलब ह्यूमिडिटी को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा लैंड होगी उतनी ह्यूमिडिटी कम होगी, वाटर ज़्यादा होगा ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी।
एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सोलर इंसोलेशन, मतलब जितना ज़्यादा सोलर रेडिएशन पड़ेगी उतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, जहाँ पे वाटर बॉडी होगी वहाँ पे। वेजिटेशन कवर, जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। ऑल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जितना ऑल्टीट्यूड होगा और कितनी सोलर लाइट आ रही है, कितनी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? वाटर वेपर एब्जॉर्ब्स बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन, दस इम्पॉर्टेंट फॉर अर्थ्स हीट बजट। अब देखो, जो वाटर वेपर होती है, हमने एक हीट बजट पढ़ा होगा अपने ज्योग्राफी में कि जो सोलर रेडिएशन आती है उसमें से कुछ आती है, कुछ वापस चली जाती है, फिर कुछ नीचे आती है हमारे अर्थ के ऊपर, उसमें से बहुत सारी जो है एब्जॉर्ब कर ली जाती है और बहुत सारी वापस चली जाती है। ठीक है। तो उसी जो है हीट बजट में जो हमारा वाटर वेपर होता है वो भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। इस वाटर वेपर में भी जो है इनकमिंग सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, तो बची हुई नीचे आ पाती है अर्थ की तरफ, और जो आउटगोइंग रेडिएशन होती है, वापस जो अर्थ के पास से वापस जाने वाली रेडिएशन होती है, उसको भी बहुत सारी वाटर वेपर एब्जॉर्ब करती है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो हमारी वाटर वेपर है ये अर्थ के हीट बजट में हेल्प करती है। ठीक है। इट अफेक्ट्स ह्यूमन बॉडीज रेट ऑफ कूलिंग, कि हमारा जो बॉडी का रेट ऑफ कूलिंग है उसको भी जो है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर अफेक्ट करता है। अपने देखो ये गर्मी के दिनों में जब बारिश नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो आप अनईजी फील करते हो। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है। अब कोई मान लो ये हमारा एटमॉस्फेयर होगा, एक एटमॉस्फेयर का एक आप एयर पॉकेट ले लो। अब इसमें जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हमारा प्रेजेंट होगा उसी को हम बताएंगे कि इतने में हमारा इतना वेपर प्रेजेंट है, तो यही क्या हो जाएगी हमारी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है। एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। ठीक है। वेट अपॉन वॉल्यूम। इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी, सी बात है जैसी जगह होगी जितना वाटर अवेलेबल होगा, जितनी सनलाइट होगी उसी हिसाब से जो है प्लेस टू प्लेस डिफर करेगी कि कहाँ पे कितनी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी। एबिलिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर वेपर डिपेंड्स एंटायरली ऑन इट्स टेम्परेचर। जो हमारी एयर है वो कितना जो है वाटर वेपर को जो है होल्ड कर पाएगी, ये डिपेंड करेगा उस एयर के टेम्परेचर के ऊपर। वार्म एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर देन कोल्ड एयर। ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में जो है ह्यूमिडिटी होती है ज़्यादा, जब ठंड आती है, जब एयर हमारी कोल्ड हो जाती है, तो उस टाइम पे हमारे जो है स्किन वगैरह आपने देखोगे सूखने लगती है, मतलब सूखी सूखी सी स्किन, रूखी सूखी हो जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पर जो कोल्ड एयर होती है वो ह्यूमिडिटी को होल्ड नहीं कर पाती है, और गर्मी में हमारी स्किन नॉर्मल रहती है क्योंकि जो है उसमें मॉइस्चर रहता है, और हमारी जो एक हॉट एयर होती है वो मॉइस्चर को होल्ड कर पाती है। ठीक है। ग्रेटर ओवर ओशन बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ, जाहिर ये तो नॉर्मल सा पॉइंट है कि जहाँ पर पानी ज़्यादा अवेलेबल होगा वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। ठीक है। अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो गई। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है। ठीक है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, तो ये अब एक्चुअल अमाउंट तो हमने देखा था कि एक एयर पॉकेट है उसमें कितनी एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है, ये एब्सोल्यूट हो जाएगा। अब उस एब्सोल्यूट को आप डिवाइड कर दो किससे? ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन पॉइंट मैक्सिमम वेपर एयर कैन होल्ड। अब कोई एयर
में एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना होगा, ये तो हो गई एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और उसी एयर में कितना मैक्सिमम वेपर हो सकती है, पूरा वेपर से भर दो कितना मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सैचुरेशन पॉइंट, ठीक। तो जो कितना टोटल हो सकता है इससे आप डिवाइड कर दो किसको, एब्सोल्यूट वाले को, तो क्या निकल आएगा हमारा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, सिंपल। अब जब टेम्परेचर हमारा बढ़ता है तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी कम होती है। अब जो ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन पॉइंट मैक्सिमम वेपर एयर कैन होल्ड एट अ गिवन डे, ये कोई गिवन टेम्परेचर है, ठीक है। इस पर कोई एयर पॉकेट कितना ह्यूमिडिटी को ले सकता है, इसका एक सैचुरेशन पॉइंट होगा, ठीक है, इसका कुछ टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो इसके टेम्परेचर को जब आप बढ़ाओगे, ठीक है, जब इसके टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इसकी तो एक लिमिट है ना, इस लिमिट के आगे तो ये बढ़ नहीं पाएगा, तो इसके टेम्परेचर को जब आप बढ़ाओगे तो ये जो हमारा जब ये वाला नीचे वाला पोर्शन जब बढ़ेगा, ये क्योंकि इसके जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो जब आप यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कम होगा, टेम्परेचर को जब आप नीचे बढ़ाओगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या करेगा, कम होगा। ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें यही पूछा गया है कि जो टेम्परेचर है हम उसको बढ़ाते हैं गिवन एयर का, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, यही क्वेश्चन ऊपर पूछा गया है, अभी हम देखेंगे उसको। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज एयर राइजेज इट हैज़ मोर कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो हम पढ़ा होगा जोग्राफी में कि जो है जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो एयर राइज करती है, जब एयर राइज करेगी तो उसकी जो कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की किसको, वाटर को, वो और बढ़ती चली जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा कि हमारी, क्योंकि ये बढ़ेगा तो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक आता है ड्यू, इसी में ड्यू पॉइंट पूछा जाता है। ड्यू पॉइंट ये होता है एयर कंटेनिंग मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी, जो एयर पॉकेट हमने माना था, मान लीजिए ये एयर पॉकेट था, ये एयर पॉकेट कितनी मॉइस्चर को रिटेन कर सकता है, ठीक है। एयर कंटेनिंग मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर is said to be saturated. The temperature at which the saturation occur known as dew point. वो टेम्परेचर जिस पर हमारा जो एयर पॉकेट है वो पूरा पूरा ले लेगा किसको, पूरा जो है सेचुरेट हो जाएगा ह्यूमिडिटी से, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट, ठीक। कि अब इससे ज़्यादा जो है उसके अंदर ह्यूमिडिटी नहीं जा सकती उस एयर पॉकेट में, फुल हो चुका है पूरा, अब इससे ज़्यादा नहीं जाएगा इसमें, उस टेम्परेचर को बोला जाता है ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट अकर्स व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%, जब आप 100% पूरा भर जाओगे तब उसके बाद उसके अंदर नहीं जा सकती जो है ह्यूमिडिटी, तो उसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट। अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है ये पूछा नहीं गया है बट पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेस्ड एज वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वेट ऑफ एयर, ठीक है, ये वाटर वेपर का वेट है पर यूनिट वेट ऑफ एयर, ठीक है। नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन इसका टेम्परेचर प्रेशर से कोई मतलब नहीं है, इस ये तभी चेंज हो सकता है जब आप उस एयर पॉकेट में या तो मॉइस्चर और ऐड करो और या तो मॉइस्चर को और रिमूव करो, तभी चेंज होगा ये, अदरवाइज नहीं चेंज होगा, ये वेट होता है, ठीक। हमने देख लिया क्या, ह्यूमिडिटी। ठीक, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एयर टेम्परेचर, अभी हमने पढ़ा ना, अपॉन में नीचे एयर टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो इधर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी कम हो रही थी, तो ये सही हो गया। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इवेपोरेशन, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हमारी बढ़ती है किसके साथ साथ,
इंक्रीजिंग, जाहिर सी बात है जब इवेपोरेशन नीचे से पानी इवेपोरेट होकर के ऊपर जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पर और ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। तो जाहिर सी बात है नीचे से जब पानी उड़ कर ऊपर जा रहा है, ऊपर आर्द्रता बढ़ती जा रही है, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। किसके साथ साथ, इंक्रीजिंग इवेपोरेशन के साथ। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसकी वजह से ऐसा नहीं होता है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, ये कहीं 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 आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हेलो वर्ड है, ठीक है, हेलो, हेलाइन, हेलाइन वर्ड आपने कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा ज्योग्राफी में, कि ये ओशन की सैलिनिटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि क्या, पहले तो इकोक्लाइन क्या होता है, पिक्नोक्लाइन क्या होता है, थर्मोक्लाइन, और थर्मो भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। ठीक, थर्मो और हेलो ये कुछ कुछ पढ़ा हुआ लग रहा है। आप देखो ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ये कहीं से भी उठ करके आ जाते हैं, ये आपने पढ़े नहीं होंगे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ देख करके, आपको कोई ना कोई वर्ड पकड़ करके, थोड़ा सा दिमाग लगा करके आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। बस यही फ़र्क आता है कि जिसका होता है प्री में और जिसका नहीं होता है, में यही फ़र्क आता है कि एक नॉर्मल बच्चा जो होगा वो सोचेगा कि अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो ये मैंने पढ़ा ही नहीं तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, वो क्या करेगा, क्वेश्चन छोड़ देगा। जिनका होता है वो क्या करते हैं, वो इस चीज़ को दूसरी तरह से लेते हैं, वो देखते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन में क्या मुझे कुछ समझ में आ रहा है, तो वो देखेगा कि चलो मुझे ये वर्ड नहीं पता है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये वर्ड तो पता है, मुझे ये वर्ड तो पता है, तो क्या मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। तो वो बच्चा जिसका होना है वो इनको कोशिश करेगा कि ये सॉल्व कर ले जाए। आगे देखते हैं कि ये क्या क्या होता है। इनके लिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए पहले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनको आप कहीं से भी जो है ये नहीं कर सकते कि मैं पहले से पढ़ के जाऊँ, इनको आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही सॉल्व करना है। देखो भाई, पिक्नोक्लाइन क्या होता है, पिक्नोक्लाइन जो है सी वाटर डेंसिटी, द पिक्नोक्लाइन इज अ लेयर इन द ओशन वेयर वाटर डेंसिटी चेंजेस रैपिडली विद डेप्थ, मतलब नीचे जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है तो वाटर की डेंसिटी भी रैपिडली चेंज होती जाती है। ऐसी लेयर, जिस लेयर से चेंज होना जो है रैपिडली शुरू कर देती है, उसको बोलते हैं पिक्नोक्लाइन। तो पिक्नोक्लाइन किससे रिलेटेड है, सी वाटर की डेंसिटी से रिलेटेड है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। देखिए अभी हमने बात की ना कि थर्मो किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है, और हेलो किससे रिलेटेड है, सैलिनिटी से रिलेटेड है। इतना तो पता होना ही चाहिए। इन दोनों से क्या इन्फ्लुएंस होता है, पिक्नोक्लाइन। ठीक है, पिक्नोक्लाइन समझ में आ गया, क्या है पिक्नोक्लाइन, सी वाटर में एक ऐसी लेयर है जिसके बाद एकदम से जो वाटर की डेंसिटी है, सी वाटर की डेंसिटी है, वो गिरना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं थर्मोक्लाइन, एयर टेम्परेचर। अब थर्मोक्लाइन कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, क्लाइन तो देखो वही लाइन से ही रिलेटेड होता है, तो थर्मोक्लाइन तो एयर टेम्परेचर। अ थर्मोक्लाइन इज अ लेयर इन अ बॉडी ऑफ वाटर, अच्छा सॉरी, थर्मोक्लाइन ये एयर टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो वही मैं कहूँ कि ये तो पानी का है। ठीक, तो थर्मोक्लाइन का क्या मतलब हुआ, अ थर्मोक्लाइन इज अ लेयर इन अ बॉडी ऑफ वाटर नॉट एयर, ये गलत दिया हुआ है, दिस इज इनकरेक्ट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अ थर्मोक्लाइन इज अ लेयर इन अ बॉडी ऑफ वाटर वेयर टेम्परेचर चेंजेस रैपिडली विद डेप्थ, मतलब अब थर्मोक्लाइन क्या है, ये भी एक लेयर है, ये भी एक लाइन है, जिसके बाद क्या होता है कि जो वाटर का क्या चीज़, वाटर का टेम्परेचर, वहाँ पे डेंसिटी थी पिक्नोक्लाइन में,
थर्मोक्लाइन में टेम्परेचर है, टेम्परेचर एकदम से गिरने लग जाता है। इसके बाद इट सेपरेट्स वार्मर सरफेस वाटर फ्रॉम कोल्डर डीप वाटर्स। ये किसको सेपरेट करता है? ठंडे पानी को गर्म पानी से। ठीक, अब देखते हैं इकोक्लाइन क्या होता है। इकोक्लाइन हमारा क्या बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है? नहीं, ये इनकरेक्ट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। एन इकोक्लाइन इज अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन बिटवीन टू इकोसिस्टम। ये हमने इकोक्लाइन तो उसमें पढ़ा होगा एनवायरनमेंट में, जो इकोटोन वाला एरिया नहीं होता है, जैसे एक इकोसिस्टम 1 ये हो गया, एक इकोसिस्टम 2 ये हो गया, और ये वाला जो बीच का एरिया हो जाता है ये हो गया इकोटोन। कुछ कुछ वैसे ही है। An ecocline is a gradual transition between two ecosystem or ecological communities. It does not directly refer to इसका बायोडाइवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो इकोक्लाइन क्या हो गया? दो इकोसिस्टम के बीच में जो ग्रेजुअल ट्रांजिशन होता है। ठीक है, हेलोक्लाइन, हेलो का मतलब हमने देखा था सी का जो है सैलिनिटी से रिलेटेड है। तो हेलोक्लाइन इज अ लेयर इन द ओशन वेयर सैलिनिटी चेंजेस रैपिडली विद डेप्थ। जो जो हमारा सी के अंदर एक ऐसी लेयर जिसके बाद जो हमारे उस पानी की जो सैलिनिटी है वो एकदम से गिरने लग जाए, तो उसे हम बोलते हैं क्या? हेलोक्लाइन। इट डज नॉट रेफर टू टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। तो हमने चार चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले तो इकोक्लाइन जो इकोसिस्टम वाला है, कि इकोसिस्टम एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम के बीच में जो चेंजेस आ रहे हैं, ग्रेजुअल ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक, दूसरा हमने पढ़ा, बाकी के दो तीनों हमने पढ़े, सबके सब सी वाटर से रिलेटेड है। देखो, पिक्नोक्लाइन हो गया वाटर की डेंसिटी से, थर्मोक्लाइन हो गया वाटर के टेम्परेचर से, और हेलोक्लाइन हो गया वाटर की सैलिनिटी से। एक हो गया वाटर की डेंसिटी, एक हो गया सैलिनिटी, और एक हो गया टेम्परेचर। ठीक, ये हो गया पिक्नोक्लाइन, ये हो गया हेलोक्लाइन, ये हो गया थर्मोक्लाइन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पिक्नोक्लाइन वाला सी वाटर डेंसिटी ठीक है, बाकी सब गलत है। अब ये भी एक फालतू सा क्वेश्चन है। देखो, वैसे तो ये भी क्वेश्चन टफ ही है। आप कर इसका बस यही सकते हो कि चारों के चारों ऑप्शन याद कर लो, पेपर में अगर नेक्स्ट टाइम पूछा जाए तो आपका ये गलत नहीं होना चाहिए, और बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि आपके नेक्स्ट पेपर में इसमें से कोई एक पॉइंट उठ करके आ जाए। सारे नहीं आएंगे, बट अगर एक भी आ जाता है और उस क्वेश्चन में आपने एक भी सॉल्व कर लिया तो क्या पता आपका आंसर निकला। तो आप करें इन सब क्वेश्चंस के लिए बस यही सकते हो कि इन सब के ऑप्शंस लर्न कर लो, तो ये इसका सही आंसर है। इसको पहली बात आप लर्न कर लो, और इसमें आप दो ऑप्शन, इस क्वेश्चन में अगर आपको मान लीजिए कुछ नहीं भी आता था तो भी इसमें आप आराम से दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे। कैसे? अब किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो भी अभी आप देखो कि ग्रासलैंड तो सबने पढ़े होते हैं, सबने पढ़ा होता है। किसी खराब से खराब तैयारी वाले बच्चे के भी ग्रासलैंड तो उसको आता ही है। ठीक है, इसमें एक ग्रासलैंड पूछा गया है, देखो पुस्ताज ग्रासलैंड। पुस्ताज कहाँ पर होता है? हंगरी में। ये मिल गया तो डी का वन हो गया, डी का वन हो गया तो डी का वन यहाँ पे। तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, 50-50 वाला हो गया। बाकी आप अपनी बुद्धि के हिसाब से इसको एलिमिनेट कर सकते थे। नहीं आता कोई बात नहीं, अब याद कर लो, हो सकता है अगले किसी पेपर में इसमें से कोई एक ऑप्शन भी अगर आ जाए तो एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पे ग्रासलैंड देखा तो हम यहाँ ग्रासलैंड देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे साउथ अफ्रीका में हमें तीन याद करने हैं। सबसे पहले है लानोस, कैंपोस, और फिर पंपास। अब देखो, जो पंपास होते हैं वो अर्जेंटीना और ये हमारा पराग्वे, उरुग्वे, ये सब पूरी इस पूरे एरिया में मिलता है। ठीक है, पंपास हो गया साउथ अफ्रीका में।
कैंपोज आपको ब्राज़ील वाले एरिया में मिल जाएगा। लानोस आपको वेनेजुएला वगैरह के इलाके में मिल जाएगा। अब इसको याद कैसे करेंगे? क्लैप वर्ड सुना है? क्लैप करते हो ना, ताली बजाना, तो उसको क्लैप से याद कर लो। सी लिखो, एल ऊपर लिखो, पी नीचे लिखो। सी लिखो, एल ऊपर लिखो, पी नीचे लिखो। तो कैंपोस, लानोस, पंपास। कैंपोस, लानोस, पंपास। कैंपोस, लानोस, पंपास। कैंपोस, लानोस, पंपास। ये कहाँ पर हो गया? साउथ अफ्रीका में। अब साउथ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं प्रेरीज होती हैं, ठीक। नॉर्थ अमेरिका में हमारे यूएसए वाले रीजन में प्रेरीज मिलेंगे आपको, ठीक है। पुस्ताज हमने देख ही लिया, हंगरी वाले पूरे इलाके में मिलेंगे, वेस्ट यूरोप में, सॉरी ईस्ट यूरोप में, ठीक। पुस्ताज हो गया। स्टेपी मिलेगी आपको ये आपके रशिया वाले इलाके में। अफ्रीकन सवाना होता है, श्रब्स वगैरह जहाँ पर होती हैं, ठीक। फिर साउथ अफ्रीका में आपको वेल्ड मिलेगा। ऑस्ट्रेलियन सवाना होती है, ऑस्ट्रेलिया में ही साउथ वाले इलाके में आपको मिलेगा डाउन्स। मंचूरिया मिलेगा आपको चाइना में। तो ये आप लर्न कर लेना, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। ये सब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा 30th क्वेश्चन। अच्छा, अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, इसमें हमें क्या याद करना है? एल्यूमिनियम प्लांट्स। अच्छा देखो, यूपी पीसीएस के पेपर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप मान के चलो कि एक पूरी लिस्ट प्रिपेयर कर लो, ठीक है। एक पूरी लिस्ट प्रिपेयर कर लो और उस लिस्ट को पूरा याद कर डालो, ठीक है। सबसे पहले लिस्ट बनाओ और उस पूरी लिस्ट में जितनी चीज़ें आती हैं उन सबको याद कर लो। तो उसमें से वो लिस्ट मैं बनवा दूँगी, मैं खुद ही बना करके डाल दूँगी एक वीडियो में। तो उस लिस्ट में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना कि अगर आपने वो सारी तैयार कर ली तो आप मान के चलिए आपके 8 से 10 क्वेश्चन तो सही होने तय हैं। वो रिपीटेड की कैटेगरी में भी नहीं, और टेक्निकली देखा जाए तो वो रिपीटेड की कैटेगरी में है, क्योंकि घूम फिर के वही नहीं वही वही पूछा जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके। तो उसी में से एक चीज़ आता है कि आपको जो है एल्यूमिनियम के प्लांट्स जो है हमारी कंट्री में वो याद होने चाहिए। जो मेन मेन है वो याद कर लो, आगे पीछे मिल जाता है। ये कई बार पूछे गए हैं, पेपर उठा के देखो, कई बार पूछे गए हैं, कभी कोई पूछा जा रहा है, कभी कोई पूछा जा रहा है। मेन टॉपिक क्या है कि आपको आपकी कंट्री के एल्यूमिनियम प्लांट्स पता होने चाहिए। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो इसमें जो सी वाला है मूरी, जो मूरी है वो छत्तीसगढ़ में ना होकर के झारखंड में, ठीक। बाकी सारे सही हैं। तो इसकी पूरी मैंने एक लिस्ट दी हुई है यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लांट्स की, इसको आप देख लो। जैसे कि हिंडाल्को है हमारा कहाँ पे? रेणुकूट में, ठीक। ये यूपी एमपी के बॉर्डर पे समझ लो। मूरी है हमारा झारखंड में, ठीक। अब उड़ीसा में आपको मिलेगा झारसुगुड़ा, उड़ीसा में ही मिलेगा आपको अंगुल, और उड़ीसा में ही जो हीराकुंड है यहाँ पर आपको मिलेगा इंदल, और अंगुल में मिलेगा नालको। झारसुगुड़ा पूछा जाए तो उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगा कोरबा, ठीक है, कोरबा में है आपका बालको। उसके बाद मेट्टूर तमिलनाडु में आपको मिलेगा मालको। केरला के अल्लुपुरम में मिलेगा आपको इंदल, इंदल दो जगह पर है, हीराकुंड में और अल्लुपुरम में। तो ये आपको एक लिस्ट याद होनी चाहिए, ठीक, याद हो जाएगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। हमें नेशनल पार्क याद होने चाहिए, ये भी हर साल कोई पेपर ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको नेशनल पार्क मिलाने को ना आए। कभी इजी आ जाता है, कभी टफ आ जाता है, यूजुअली ये इजी ही आता है। इसमें मैचिंग करने को दे दिया है कि कौन से स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है। आपको नेशनल पार्क की पूरी लिस्ट याद होनी चाहिए, एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ नॉट अ बिग थिंग। अभी मैंने इसमें लिस्ट दे दी है,
इसका अलग से मैं, जैसे कि ये मान लीजिए जम्मू कश्मीर हुआ, हिमाचल हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, सब पूरी लिस्ट दी हुई है। सारे याद करने हैं, सबको याद होते हैं, आपको भी याद करने पड़ेंगे, मुझे भी याद है। मैं इसको इजी वे में याद कराने के लिए एक पूरा लेक्चर अलग से ले आऊँगी। इसमें फ़िलहाल लिस्ट दी हुई है, आप देख लेना। इसको मैं अलग से याद करा दूँगी। सबकी मेरे पास अलग अलग से ट्रिक्स हैं, सबकी ट्रिक्स मैंने बनाई हुई है। इसको मैं पूरा डाल दूँगी। अब जैसे ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का कैसे याद कर सकते हो आप? जैसे कृष्ण जी हैं और शंकर जी हैं, इनके नाम याद कर लीजिए आप। तो कान्हा, माधव, ठीक है, इनके बीच में बंधन है, ठीक है। पेज को 5 से याद कर लिया, ठीक है। पेज यानी कि 5, 5 से याद कर लिया, 5, सतपुड़ा को 7, 5 7, कान्हा, माधव, बंधन। इस तरह से मैंने सभी की लगभग जो है ट्रिक्स बनाई हुई है। वो मैं आपको अलग से वीडियो में करा दूँगी, वो आप लर्न कर लेना। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब याद हो जाएगा बहुत अच्छे से। लेकिन याद करना ज़रूरी है, चाहे जैसे याद करो। मैं वीडियो तो लेके आऊँगी ना, वीडियो करा दूँगी नेशनल पार्क का अलग से, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। इसमें पिन वैली वाला जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है, बाकी सब ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि पिन वैली है कहाँ पे फिर, अगर जम्मू कश्मीर में नहीं है तो। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, 32nd क्वेश्चन हमारा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, अदर इज रीजन, ठीक है। द हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग, द इंडियन ओशनिक टेक्टोनिक प्लेट इज कोलाइडिंग विद द यूरेशियन प्लेट, ठीक है भाई। ये दोनों सही है, प्लस इसका एक्सप्लेनेशन भी है। ये कैसे? अब ये सभी ने पढ़ा होगा कि जो हमारा इंडिया है वो ये अफ्रीका था, उसी के पास इंडिया हुआ करता था, फिर वो टूट गया, उससे टूट करके आगे ऐसे वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। फिर ये यूरेशियन प्लेट थी, यहाँ आकर के हमारा इंडिया टकरा गया। बीच में यहाँ पे टेथिस सी के जो सेडिमेंट्स थे वो, प्लस यहाँ पे ट्रांस हिमालय ऑलरेडी बना हुआ था, ये से जा करके यहाँ पे टकरा गया। तो यहाँ पर टकराने के बाद जो हिमालयाज़ का निर्माण हुआ। तो हिमालयाज़ का निर्माण कैसे हुआ? जो इंडियन प्लेट था उसका यूरेशियन प्लेट से टकराने से। अब ये जो टक्कर थी ये आज भी हो रही है, टक्कर आज भी हो रही है, दोनों एक दूसरे को ढकेल रहा है, ठीक है। तो ढकेलने की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा हिमालय है वो थोड़ा थोड़ा करके आज भी बन रहा है। तो बन रहा है नीचे से, तो ये धीरे धीरे करके इसकी हाइट आज भी ऊपर उठ रही है। तो ये क्वेश्चन सही है, बढ़िया है। द हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग, बिल्कुल सही बात है। द इंडियन टेक्टोनिक प्लेट इज कोलाइडिंग विद द यूरेशियन प्लेट, ये भी बात सही है, और इसके टकराने की वजह से ही दिस इज स्टिल राइजिंग। तो ये क्वेश्चन सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। अब फिर आता है, अब देखो मैंने बताया ना एक लिस्ट है पूरी। एल्यूमिनियम प्लांट याद कर डालो, कितने होंगे? 10-15 होंगे, बहुत होंगे। लेकिन एक क्वेश्चन तो आपको फिक्स हो गया ना कि इसमें से तो आना ही आना, उठा के देख लो, ना आया हो तो बताओ। उसी तरह से कोल के सारे रिसोर्सेज याद कर डालो, 15-20 होंगे, याद कर डालो सबके नाम बढ़िया बढ़िया। उसके बाद क्वेश्चन ना आए तो बताना। इसी तरह से कोल रिजर्व हुआ, एल्यूमिनियम रिजर्व हुआ, ठीक, माइंस वगैरह हुई, ये सब याद कर लो। इनकी पहले एक लिस्ट बना लो, इनको याद कर लो। क्वेश्चन आता ही आता है, लिख के ले लो, आता है। खुद जा करके देख लो, पेपर खोल करके देखो, आता है क्वेश्चन। अदरवाइज मैं तो बनवा ही दूंगी लिस्ट, मैं पूरी लिस्ट का वीडियो बना दूंगी, सारे लिस्ट उसमें पूरे सारे पॉइंट्स लिखे होंगे, और उनकी अलग अलग से वीडियो तो मैं बना ही दूंगी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट आप खुद से भी मेहनत कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये हमारा क्या बन रहा है, हिमालय बन रहा है। ये इंडिया पहले यहाँ पे था अफ्रीका के पास, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये यूरेशियन प्लेट है, इससे टकरा रहा है, यहाँ पे टकरा रहा है, यहाँ पे हिमालय बन रहा है। टकरा रहा है तो आज भी टकरा रहा है, तो वो धीरे धीरे नीचे निर्माण हो रहा है, तो वो हिमालय आज भी ऊपर उठ रहा है। इट इज स्टिल राइजिंग। ये देखिए, ये इंडिया ऑस्ट्रेलियन, इंडिया वाली प्लेट को इंडिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं,
ये होगा यूरेशियन प्लेट, ठीक। ये आपस में टकरा रहे हैं यहाँ पे, ठीक, टक्कर हो रही है। अब टकरा रहे हैं तो देखो ये बीच में टेथिस सी था, ये देखो टकरा रहे हैं, ये उठ रहे हैं पहाड़, ठीक। कोल रिजर्व्स मैंने बताया, देख लो, याद कर लो। अच्छा, इंडिया में जो एंथ्रासाइट है उस सिर्फ हमें जम्मू कश्मीर में मिलता है। एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट कोल होता है, बाकी सबसे ज़्यादा बिटुमिनस मिलता है हमारे यहाँ। अब देखो कोल माइन याद कर लो, बहुत बार पूछी गई है, मतलब कौन से ऐसा पेपर है जिसमें सब पूछा ना गया हो, कोई पेपर नहीं होगा ऐसा। नेवेली है हमारी तमिलनाडु में, सिंगरेनी है हमारी तेलंगाना में, तालचेर उड़ीसा, रानीगंज वेस्ट बंगाल, झारिया झारखंड, बोकारो झारखंड, सिंगरौली यूपी एमपी, कोरबा छत्तीसगढ़। याद कर लो, कोई बड़ी लिस्ट नहीं है, सिंपल है। अच्छा, कोल के लिए एक याद कर लो, शॉर्ट फॉर्म एंथनी। अच्छा, इसको लिख देती हूँ मैं। एंथनी बेटा, लाइट में पढ़ो। ये हो गया एंथ्रासाइट, ये हो गया बिटुमिनस, ये हो गया लिग्नाइट, ये हो गया पीट, ठीक। ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ कोल, ठीक है। सबसे अच्छा क्या होता है एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और फिर पीट। अब अच्छा का क्या मेजरमेंट है, तो अच्छे का मेजरमेंट ये है कि जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन मिलेगा और सबसे कम पानी मिलेगा, वो हमारा सबसे अच्छा कोल होगा। तो जो एंथ्रासाइट होता है हमारा, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होता है, प्लस इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, जो जलने का रेट होता है, वो बढ़िया होता है इसका। तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोल होता है, और सबसे पुराना जो कोल होता है वो एंथ्रासाइट ही होता है। और ये हमारे यहाँ मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद कौन सा अच्छा होता है, बिटुमिनस होता है, फिर उसके बाद लिग्नाइट होता है, फिर पीट होता है। तो एंथनी बेटा लाइट में पढ़ो, ठीक। ये हो गया हमारा। तो पहले पीट होता है, ये हरा हरा सारा, ठीक। फिर उसके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर और टाइम लगता है, तो हीट से जो है पीट से लिग्नाइट बनता है, लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस बनता है, बिटुमिनस के बाद एंथ्रासाइड बनता है, सिंपल। अच्छा, ये क्वेश्चन कभी स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, ठीक, कि जो हमारा लिग्नाइट होता है उसमें लो सल्फर कंटेंट है, एंथ्रासाइट में भी लो सल्फर कंटेंट है। ये पूछा जा सकता है कभी भी इस एग्जाम में, जो आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन जो हमारा बिटुमिनस होता है उसमें हाई सल्फर कंटेंट होता है, ठीक। इसमें लो हीट कंटेंट है, हाई हीट कंटेंट है। ये कम मिलता है, ये ज़्यादा मिलता है हमारे यहाँ। दिस इज़ हाईली डिज़ायरेबल, हाई हीट कंटेंट। देखो ये सल्फर के मामले में सेम है और ये हीट के मामले में सेम है, इसको देख लेना एक बार, याद हो जाएगा। अच्छा, कोल रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा है यूनाइटेड स्टेट्स के पास, उसके बाद रशिया के पास, ठीक। हाँ देखो, ये कह रही थी मैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको कोल की जो माइंस होती हैं वो याद होनी चाहिए। आप पेपर उठा के देखो, ये सब बार बार, मतलब हर बार एक इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन घुमा फिरा के बना हुआ ही है। अभी इसकी पूरी एक, आप अगर ये लिस्ट याद कर लो तो क्या बुरा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक।
तो झारखंड में ये सारे मिलते हैं, उड़ीसा में ये सारे मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में ये 3 है, वेस्ट बंगाल में रानीगंज है, और ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ किया हुआ है कि ये वेस्ट बंगाल में रानीगंज है, ठीक। ये जो सिंगरौली, पेंच कान्हा और सतपुड़ा है ये मध्य प्रदेश में है, ठीक। देन उसके बाद सब सही है, इसको लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 34th क्वेश्चन। 34th क्वेश्चन आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ, 34th ही है, 33 तक हो गया ना। हाँ, अब हमें याद करनी है कैनाल्स। देखो मतलब अब देखो सेम वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। पहले हमने देखा कि हमसे एल्यूमिनियम की माइन, एल्यूमिनियम के वो पूछे गए प्लांट्स, फिर हमसे कोल की माइन पूछी गई, ठीक। फिर अब हमसे पूछी जा रही है कैनाल्स वगैरह पूछी जा रही है। अब ये सब तुम समझ लो हर पेपर में, ये हर पेपर में पूछा जाता है, ये हर पेपर में पूछा जाता है, ये हर पेपर में पूछा जाएगा। ऐसे न जाने कितने क्वेश्चन है जो हर पेपर में आने ही आने हैं। तो मैं इसी लिस्ट की बात कर रही हूँ कि एक ऐसी लिस्ट बना लो, उसके ऊपर टिक करते चलो कि हाँ ये मैंने कर लिया है, ठीक। तो इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाकी मैं करवा दूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं करवा दूँ। तब हम कैनाल्स देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट कैनाल्स कौन कौन सी हैं, अभी ये सारी मैंने लिख रखी हैं। याद करने वाले बच्चे याद कर लेते हैं, ना याद करने वाले नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आपको सिलेक्शन चाहिए है तो आपको ये सब याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये पूरी लिस्ट है, इसको याद कर डालना। इसी में से बात खोजोगे ना तो इसी में से बना हुआ है क्वेश्चन, अगली बार बनेगा ना तो उसी लिस्ट में से बनेगा। अब जो याद करके जाएगा वो कर लेगा, जो नहीं याद करके जाएगा वो नहीं कर पाएगा। ये देख लेना, इसमें सी वाला सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा आया था। देखो इसमें क्या ट्रिक थी, ये तो इतना सारा डेटा किसी को नहीं याद होगा तो सही सी बात है, लेकिन हर बच्चे को ये पता होगा जिसने भी पढ़ा होगा कि राइस के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा जो सहयोग करता है वो यूपी है। जिस साल ये पूछा गया था क्वेश्चन 24 में, उस साल यूपी का सहयोग 11.2% समथिंग था शायद। 11 तो सही है, 2 का नहीं पता। 11.2% समथिंग था। तो जब यूपी का सबसे ज़्यादा और यूपी का ही 11.2 है, तो भाई बिहार का 15% कहाँ से हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है यही गलत है, और जब यही गलत हो जाएगा तो नॉट ही पूछा है, तो बी आंसर हो जाएगा। सिंपल इजी क्वेश्चन था ये, ठीक। 36 में आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉटन क्रॉप्स। अब कॉटन क्रॉप्स चलो जो यहाँ पूछा है वो ठीक है, लेकिन ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल, लगभग हर साल क्रॉप से क्वेश्चन कोई ना कोई बनता ही बनता है, ठीक है। तो हमें क्रॉप्स के क्वेश्चन को तैयार करना है पूरा अच्छे से। आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो हमें लगता है कि आज हमें इसको 35 तक ही रखना चाहिए। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम 36 से स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, क्रॉप्स के बारे में। आज के लिए इतना बहुत है, 35 तक हो गया। नेक्स्ट वीडियो में 36 से पढ़ते हैं। चलिए, थैंक यू।